नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कल नीतीश कुमार ने बिहार में चल रहे महागठबंधन से खुद को अलग कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और आज सुबह नई सरकार भी बना ली। बिहार की राजनीति में आए उस उठापटक के बाद और साथ ही साथ 2019 में बनने वाले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। मोदी के खिलाफ बनने वाला महागठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया है। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार का हवाला देकर आरजेडी से खुद को अलग कर लिया। अब इस बड़े बदलाव के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या देश की राजनीति भी बदल गई है, बदल रही है? क्योंकि सेक्युलर ताकतें जिस चेहरे पर एकजुट हो सकती थी, वही नीतीश का चेहरा अब बीजेपी के साथ चला गया और एक परंपरागत तरीका चलता आ रहा है हमारी राजनीति का। सेक्युलरवाद के नाम पर वोट मांगे जाते थे और विपक्ष लगातार बीजेपी को सांप्रदायिक बताकर एकजुट लामबंद होने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल ये, क्या देश की राजनीति में सेक्युलरवाद नहीं चलेगा? इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए सेक्युलरिज्म पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने हाल ही में क्या कहा। भ्रष्टाचार के संकट में आई हो, महंगाई के सवालों का जवाब देने का संकट पैदा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट से डंडा चला हो, मंत्रियों को जेल जाने की नौबत आई हो, निर्दोष बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हो, जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। और अभी गरीबी की बात मत करो, देश का सेक्युलरिज्म खतरे में है। अरे करप्शन की चर्चा मत करो, देश सेक्युलरिज्म खतरे में है। अभी महंगाई की चर्चा मत करो, सेक्युलरिज्म संकट में है। दोबारा ये सोच भी किसी के मन में पैदा होना चाहिए कि हम जोर जबरदस्ती से चला लेंगे, ये नहीं चलता है। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो टोपी पहनते पहनते अब टीका लगा लिया है नीतीश कुमार ने, इसीलिए आज ये चर्चा सेक्युलरवाद के नाम पर क्या आगे राजनीति चल पाएगी, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उम्र में युवा, तजुर्बे में वरिष्ठ शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ता पवन खेड़ा, सीपीआई के आमिर हैदर जैदी मेरे साथ हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी और संघ विचारक राकेश सिन्हा भी इस चर्चा में शिरकत करने वाले हैं। पवन खेड़ा, क्या अब धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो एकजुट हो जाओ, जो मैंने बयान 4 साल पहले का प्रधानमंत्री मोदी का बयान, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, कि समस्या कोई भी आ जाए, धर्मनिरपेक्ष ताकतों, देश खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, लामबंद होना होगा, एकजुट होना होगा। अब इज इट लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स? जो टोपी लगाते थे नीतीश, जो बात मैंने शुरू में कही, वो तो खुद तिलक लगाने लगे। संघ मुक्त भारत का सपना देखने वाले नीतीश खुद संघी हो गए। देखिए संदीप जी, पहले तो आपको सेक्युलरिज्म की बात बाद में करेंगे, देश की परिभाषा समझें। भारत है क्या? भारत एक कई राज्यों का इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये तमाम जो स्टेट्स हैं वो किस एग्रीमेंट के तहत भारत का हिस्सा बने? वो एग्रीमेंट ये थी कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा खान पान ये आजाद रहेगा। इस शर्त पर हम भारत देश का हिस्सा बनते हैं। ये एग्रीमेंट आज खतरे में है। आप इसको सेक्युलरिज्म कहें, मैं वही तो कह रहा हूं, जो कहना आज की आंधी दोबारा बार बार नहीं चलती। मैं बता रहा हूं, मैं खत्म हो रहा हूं। जी, काट की आंधी नहीं, जनता और लोग देख रहे हैं कि ये कभी कहेंगे धर्म हमारा खतरे में आ गया। प्रधानमंत्री को जरा प्रश्न पूछ लीजिए तो देश खतरे में आ जाता है। जनता ये भी देख रही है। आप पूछ लीजिए भाई बेरोजगारी क्यों? अरे आप प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप तो देशद्रोही है साहब। अरे ये तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं कि प्रधानमंत्री जिसको जनता चुनती है उससे प्रश्न भर पूछ लें तो आपको तुरंत शाहनवाज जी और नागपुर से सर्टिफिकेट आ जाएगा। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। क्यों भाई? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वहीं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। इस तथाकथित सेक्युलर गठबंधन, महागठबंधन जिसने शक्ल भी अख्तियार नहीं की, उसको पलीता लगा दिया क्या कल?
इस्तीफा देकर और आज सुबह बीजेपी के साथ शपथ ग्रहण करके। पहली बात तो संदीप जी, पहली बात तो नीतीश कुमार अपने आप को पूरा का पूरा महागठबंधन समझते हैं, तो उनकी भी पोल खुल जाएगी, बहुत जल्दी खुल जाएगी। आज चुनाव कर दें बिहार में, आज आप लोगों के लिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, ना शाहनवाज जी की हिम्मत है, ना नीतीश जी की हिम्मत। अरे छोड़िए, नक्शे बहुत हैं, हमने कईयों के नक्शे देख लिए और नाप लिए हैं। नहीं, झटका नहीं है आपके लिए अगर चले गए हैं, ये झटका नहीं है, महागठबंधन ये सेंधमारी नहीं है, कोई ये सेंधमारी नहीं है, कोई झटका नहीं है। आपके घर में सेंधमारी हो गई, कतई नहीं। सेंधमारी हो कुछ हो, झटका नहीं है। अच्छा साहब, ये तो देश के सेंधमारों के साथ जाकर मिल गए हैं। क्या है? हमारे को तो अच्छा है कि जल्दी हो गया ये। हाँ, ये अगर एक साल बाद होता, एक साल बाद होता तो बड़ा गलत, फिर झटका लगता। आज ही सफाई हो गई, आज ही सफाई हो गई, बहुत अच्छा है भाई। तो अब वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों का वो झंडा बरदारी कैसे हो पाएगी? नीतीश का सेक्युलर नहीं है। नीतीश को कल तक आप सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा चेहरा बता रहे थे। संदीप जी, आप भाई, हम नहीं बता रहे थे, कुछ लोग बता रहे होंगे। अच्छा, आप नहीं बता रहे थे। सीधी बात आपसे, महागठबंधन आपने तैयार कर लिया सिर्फ इस बात के ढोल पीते कि नरेंद्र मोदी की लहर में महागठबंधन 58 पर सीमित कर दिया बीजेपी को 2015 के चुनाव में। अभी किसी एक व्यक्ति से महागठबंधन बना न बिगड़ेगा, ये आप भी समझ रहे हो। आप तो संघमुक्त भारत बनाने चले थे। रही बात नीतीश कुमार के साथ संघमुक्त भारत बनाने चले थे। हम तो बना देंगे। अरे वो तो अब राकेश सिन्हा जी को चिंता करनी चाहिए कि बिहार में वो जा पाएंगे या नहीं। हाँ। क्योंकि नीतीश जी ने तो कहा है संघमुक्त भारत। अब हाँ। देखते हैं नीतीश जी संघमुक्त भारत चाहते हैं या संघम शरणम गच्छामि हो जाते हैं, वो तो वो जाने और राकेश सिन्हा जी जाने, हमें क्या चिंता। सेक्युलरिज्म की बात पे मैं वापस आपको छोटा सा एक बात कह दूं कि ये जो विपक्षी एकता है, ये सेक्युलरिज्म को सिर्फ आप एक शब्द बोल देते हैं, ये तमाम समस्याओं की बात कर रहे हैं हम लोग। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो नफरत की राजनीति की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, जो महागठबंधन जो 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में रैली भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उसका मूल मंत्र क्या है, नारा क्या है कि सब धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक साथ आ जाएं सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इज इट लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स? मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं। उसका मूल मंत्र संदीप जी सिर्फ इतना है, जो देश हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हाँ। जो नागपुर की बात करेगा वो पता नहीं कहां का राज करेगा। तो नागपुर वालों के साथ वही तो संघमुक्त भारत का सपना देखते देखते या दिखाते दिखाते नीतीश तो हम ही लोग कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन नीतीश खुद संघी हो गए। लोग राज कर रहे हैं ना जी। तो शाहनवाज भाई, अब सेक्युलरवाद भारतीय राजनीति में एक इडियम के तौर पर, एक नारे के तौर पर अब उसके दिन लग गए क्या? ये तो बहुत दिन पहले लग जाने चाहिए। ये तो भारत के मुसलमानों को, अक़लियतों को बेवकूफ बनाने के लिए सेक्युलरिज्म वर्ड गढ़ा गया है। कहीं पर भी कोई बात होगा, दो दलों को मिलना होगा तो कहेंगे कि हम सेक्युलरिज्म खतरे में इसलिए मिल रहे हैं। आज तक क्या हालत है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो कहती है हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है। किसने बेरोजगार किया? किसने पिछड़ा बनाया? किसने फिक्र नहीं की? आप लोगों ने कोई फिक्र नहीं की, सिर्फ उनको डरा डरा के रखते हैं। आपको फिक्र है? आप तो चुनाव भी नहीं लड़ पाते, हिंदुस्तानी मानते हैं आप हैं। जी। टोकनिज्म के नाम पर, संकेतों के नाम पर आपको या मुख्तार अब्बास नकवी को पार्टी में जगह दी गई है। देखिए, मैं कह रहा हूँ संदीप जी, मैं कह रहा हूँ कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को भारत का सम्मानित नागरिक मानते हैं, उनके धर्म को नहीं, उनकी नागरिकता को देखते हैं। जो भारत का नागरिक है वो हमारा है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित, हम सबकी चिंता करते हैं। नरेंद्र मोदी के चश्मे से 125 करोड़ हिंदुस्तानी उनको एक जैसे दिखते हैं। आज हम जो योजना लेकर आ रहे हैं, अगर नीतीश कुमार कह रहे थे, मैंने बयान भी सुनवाया कि इस देश में टोपी भी पहननी होगी, तिलक भी लगाना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री टोपी पहनने से गुरेज करते हैं, विदेश जाकर टोपी पहन लेते हैं, ये बात अलग है, लेकिन भारत में टोपी नहीं पहनते। देखिए, हाँ, मैं संदीप भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी किसी ढोंग में यकीन नहीं रखते हैं। मुसलमानों के लिए काम मत कीजिएगा, सिर्फ एक टोपी, एक खजूर, एक इफ्तार पार्टी, इससे मुसलमानों का भला होगा? क्यों नहीं किया? आज हमारी सरकार काम कर रही है, हर अक़लियत के घर में टॉयलेट बने, हर अक़लियत का बच्चा पढ़े, इसके लिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री काम कर रही है। हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग
भेदभाव नहीं करते, हम योजना धर्म के आधार पर नहीं बनाते। जो भारत का नागरिक है उसकी सेवा करना हम अपना धर्म, अपना फर्ज समझते हैं, ये करके कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटने वालों ने बहुत बांट लिया। अब हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई सियासत नहीं होगी। जो लोग इस देश में हैं उनकी चिंता करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके नेता तो खुलेआम कहते हैं मुसलमान हमें वोट नहीं देते, तो हम मुसलमान के उम्मीदवार क्यों खड़े करें? वो तो साफ कहते हैं। नेताओं के नाम गिनवाऊं मैं, शाहनवाज भाई? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा, किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, कुछ बयान कहीं से आ जाते हैं, वो बीजेपी का बयान नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं हमें वोट दें या न दें, हम अपनी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अबू आसिम आजमी, सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़। अब ये धर्मनिरपेक्षवाद की राजनीति नहीं चलेगी, दिन लग गए हैं क्या? अब सबका साथ सबका विकास होगा, नहीं चलेंगे क्योंकि आवाज बिल्कुल हो रहा है सबका साथ सबका विकास। एक बात नहीं सुन पा रहा हूँ जी, बोलिए अबू आसिम आजमी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति चलाने के दिन लग गए हैं क्या? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक समुदाय विशेष को ज्यादा तरजीह तवज्जो देने के दिन लग गए क्या? अकेले देख रहे हैं। हैदर साहब, आप जवाब दें तो। आज का जो माहौल चल रहा है ना, तो एक तरह से ये राजनीति का समुद्र मंथन हो रहा है। ये कहा जाए कि नीतीश कुमार जो थे वो धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार थे, चले गए। आप बना रहे थे, नहीं बनाया? हमने नहीं बनाया। अब सुन लीजिए, तो एक मंथन चल रहा है। कोई भी मुखौटा लगा के आ सकता है, कह सकता है जी मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। तो ये मंथन चल रहा है, ये बहुत अच्छा हुआ। कहना चाहिए कि उस मंथन में कौन कौन जाएगा वो नजर आता जाएगा। और अगर फिरका परस्त ताकतें एक हो रही हैं, तो फिर धर्मनिरपेक्ष ताकतें तो खुद ही एकजुट होती चली जाएंगी। ये तो स्वाभाविक है। दूसरे, शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि इजराइल की टोपी तो प्रधानमंत्री ओढ़ सकते हैं, मुसलमानों की टोपी ओढ़ने में एतराज है। लेकिन बनारस के अंदर जब हार की नौबत आ गई, ये लगा कि बनारस हम हारने जा रहे हैं, तो मांग मांग के टोपी ओढ़ रहे थे। तो ये दोहरा मापदंड है कि मांग मांग के टोपी ओढ़ते हैं और कह रहे हैं कि क्या देश का मुसलमान ही सेकुलर है कि मुसलमानों के नाम पे सेकुलरिज्म की नहीं, सेकुलरिज्म के नाम पर जो वोट मांगे जाते थे। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, अब तक क्या ये नहीं होता आया कि एक समुदाय विशेष को तरजीह तवज्जो देने का नाम सेकुलरवाद था? देखिए चौधरी साहब, आप जानते हैं कि हम जात बिरादरी की राजनीति नहीं करते। नहीं, राजनीति पर हम नहीं करते। हम बात करते हैं। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा बयान जो दिया, उसमें उन्होंने कहा राष्ट्रीय संसाधनों पर, नेशनल रिसोर्सेज पर पहला हक अक़लियत का है, मुसलमान का है। ये सेकुलरवाद था। देश की आजादी से लेकर अब तक ये देश की बदकिस्मती है कि कोई भी आदमी विचारधारात्मक राजनीति नहीं करता, हम जितना जानते हैं वामपंथ के अलावा। कल तक जो सेकुलर था, रात में होते 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 वो फिरका परस्त हो जाता है। आज बीजेपी के अंदर, आप कह रहे हैं ना? नहीं, आज बीजेपी के अंदर अगर आप धर्मनिरपेक्ष थे ना, आज फिरका परस्त हो जाते हैं, तो ये कैसा विचारधारा है जो एक रात में बदल जाती है। आज अगर बीजेपी को देख लिया जाए तो उसमें 60% लोग कांग्रेसी हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये राजनीति फिरका परस्त नहीं हो रही, बल्कि राजनीति बदल रही है क्या? बीजेपी का कांग्रेसीकरण बदल रही है। बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट मांगे जाना या मोर्चाबंदी करने के दिन लग गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल राजनीति बदल रही है। मुझे तो लगता है नीतीश जी अगरचे राम मनोहर लोहिया जी के आप विचारों पर चलते थे, अगरचे आज जो है शायद उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचती होगी कि आज नीतीश कुमार ने क्या किया है। ये सिर्फ चाटुकारी राजनीति हो रही है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है वहां के सेकुलर अवाम के साथ। अगर सचमुच आपको इस गठबंधन को तोड़ना था तो आप सारे एमएलए को रिजाइन कराइए और फिर जनता के दरबार में जाकर वोट। तो बड़ा झटका है ना ये विपक्ष के लिए, वोट मिला है, ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका है ना। उन्होंने एमएलए लोग बीजेपी के साथ आना चाहते थे। अबू आसिम आजमी ये बड़ा झटका मानते हो? जाना चाहते थे। विपक्ष जो लामबंदी कर रहा था, मोर्चाबंदी कर रहा था, खेमाबंदी कर रहा था, उसके लिए बड़ा झटका।
पूरा बिहार चाहता था कि बीजेपी की सरकार बने। अगर बिहार चाहता तो बिहार के अंदर बीजेपी को वोट होने जाए शाहनवाज साहब, ये कौन सी राजनीति है कि एक के बाद प्रधानमंत्री, ये कौन सा करना चाहिए मुझे बता दीजिए, कौन सा हवाई जहाज प्लेन है जो 400-500 किलोमीटर के दायरे में विधायक फैले हो और 20 मिनट के बाद विधायक दल की मीटिंग हो जाए, समर्थन हो जाए? ये कौन सा नेटवर्क है जो संसदीय दल की सारे विधायक यही थे, फैसला ले लिया जाए? विधानसभा का सत्र होने वाला था। या तो ये कहा जा सकता है कि ये जो भूमिका जो बनाई गई है, ये जो पिंजरे का तोता था उसका इस्तेमाल हुआ लालू यादव के खिलाफ, और ये भूमिका बना के पूरा प्लेट बना के, और जो केजरीवाल जेडीयू के हो या कांग्रेस, उन्होंने अपने सारे विधायक गरिमा का उल्लंघन करते हुए एक काम किया है कि नीतीश कुमार को सरकार बनाने का मौका दिया 10 बजे, और हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। मेरा सवाल बिल्कुल अलग था, मेरा सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ था। आमिर हैदर ज़ैदी साहब, एक मिनट रुकिए। मेरा सवाल बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा था। गरीबी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, कोई भी बात हो, तो हमेशा एक नारा बुलंद किया जाता था। ये बीजेपी का टेक है, ये मेरा टेक नहीं है। बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री का मैंने बयान सुनवाया कि धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर वोट मांगने की फिराक में विपक्षी दल लगे रहते थे। उस राजनीति के दिन पलट गए क्या कल नीतीश के इस्तीफे और आज सुबह शपथ ग्रहण से? ये चर्चा दूसरे सिरे से मैं शुरू करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या भारतीय राजनीति में नहीं चलेगा सेक्युलरवाद? सवाल इसलिए कि नीतीश कुमार जो अलंबरदार थे धर्मनिरपेक्षता के, जो महागठबंधन के नायक के तौर पर उभरकर सामने आ सकते थे 2019 में, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते थे, उन्होंने कल इस्तीफा दिया, पाला बदल लिया, बीजेपी के साथ ही गलबैयां करने लगे। और जो संघ मुक्त भारत का नारा बुलंद करने वाला खुद संघी हो गया, आपके साथ जुड़ गया राकेश शर्मा। वो कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे, गलती से नहीं, वो संघ मुक्त एक बार नहीं, सैकड़ों दफा उन्होंने संघ मुक्त भारत बनाने का सपना। देखिए, मैं अब अपनी बात करता हूँ। देखिए, आरएसएस 1925 में जहां था वहीं पर हम खड़े हैं, हम नीलकंठ हैं। उसका कारण बताता हूँ। जयदीप साहब मेरे बगल में बैठे हुए हैं। संघ के पास आना मतलब सांप्रदायिक होना। 1967 में तो संघ की सोच ही यही है। मेरी बात सुनिए ना, सोच है तो बताइए। संघ द्वयम दर्जे के समझते हैं, मुसलमान को, क्रिश्चियन को द्वयम दर्जे का समझता है कि नहीं? मुझे 40 सेकंड बोलने दीजिए ना, मुझे 40 सेकंड बोलने दीजिए। 1967 में जब संघीय सरकार बनी और भारतीय जनसंघ के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गली में मिलकर बैठी, तब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सीपीआई को कहा तू कम्युनल हो गए। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जब हम खड़े हुए तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ आई, तो सीपीआई ने सीपीएम को कहा तू कम्युनल हो गए। राम मनोहर लोहिया की बात कर रहे थे अबू आजमी साहब, इतिहास पढ़ लीजिए। राम मनोहर लोहिया वह शख्स हैं जो आरएसएस के सबसे निकट आए 67 में, और गैर कांग्रेसवाद दीनदयाल जी, राम मनोहर लोहिया जी ने मिलकर चलाया, और लोहिया जी ने कहा यह देश की राजनीति को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। जयप्रकाश नारायण 1975 में संघ के कैंप में गए और कहे कि यदि संघ फासिस्ट है तो मैं फासिस्ट हूं। आप सुन लीजिए आगे। आचार्य जेबी कृपलानी और मैं हूं एमएन जोशी जो मुंबई से सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, संघ की क्या ये सोच नहीं है? हम नीलकंठ हैं। मैं किताबों के नाम इतनी बार जिक्र हो चुका है, उस बारे में पन्नों समेत मैं जिक्र कर सकता हूं। सुन लीजिए, संघ देश के सभी मुसलमान को द्वयम दर्जे का नागरिक माना जाता है कि नहीं? तो क्या शाहनवाज हुसैन द्वयम दर्जे के नागरिक है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए। क्या मुख्तार द्वयम दर्जे के नागरिक है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं किताबों का नाम जिक्र करके। अब सुन लीजिए, बंच ऑफ थॉट्स हो, वी और आर नेशन ऑफ डिफाइन, एकदम ये निराधार है। सुन लीजिए, बंच ऑफ थॉट्स जो पढ़ लेगा पूरी किताब को, वह वास्तव में सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हो जाएगा। इस देश का सर्वोत्तम पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स। अबू आजमी साहब को पढ़ना चाहिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, देखिए, इस देश का कोई भी नागरिक, उसकी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, उसका राष्ट्रवाद एक, राष्ट्र एक है, राष्ट्रवाद एक है। सांस्कृतिक विरासत को, बौद्धिक विरासत की समानता ही इस देश को जोड़ती है। और सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत मुगल काल में नहीं रुकता है। सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत वहां नहीं रुकता जहां सेमेटिक रिलीजन आए। सेमेटिक रिलीजन, दो रिलीजन भारत में मुख्य रूप से आए, ईसाई और इस्लाम। उससे पहले का जो भारत था, उससे पहले का जो भारत, मैं कहता हूं कि संघ की सोच है कि मुसलमान द्वयम दर्जे का नागरिक है, हाँ या ना? संघ की सोच है कि हिंदुस्तान का मुसलमान उतना ही बड़ा नागरिक है, उतना ही हक का अधिकारी है जितना और धर्म के लोग हैं। किसी भी नागरिक के साथ
दोहरा व्यवहार न होना चाहिए, न हुआ है, न होगा। आपको भारत की मुसलमान के धर्म याकूब मेमन का समर्थन हम नहीं करने जाएंगे, हम अफजल गुरु का समर्थन नहीं करने जाएंगे, मदद करना है, तुष्टिकरण की नीति नहीं अपनाएंगे। हाउस के अंदर मैं अपनी बात कर दूं, एक संप्रदाय के पीछे जाकर उसको वोट बैंक बनाकर देश की राजनीति करने वाला जो सेकुलरवाद है वो ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस हाशिए पर गई है, समाजवादी पार्टी हाशिए पर है, कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा भाइयों को बेवकूफ बनाकर विभिन्न राज्यों से बात हो रही है। इसका कारण है संघ का जो नैरेटिव है, बस संघ का जो नैरेटिव है, मैं किसी आरोप में नहीं आता हूं, संघ का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव है एक मिनट राष्ट्रवाद है, जो क्रिश्चियन जो वेद पुराण रामायण महाभारत की सांस्कृतिक परंपरा की उपेक्षा करेंगे वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। भारत का राष्ट्रवाद, सुन लीजिए, भारत के राष्ट्रवाद के तत्व मुगल काल से नहीं होता है। भारत का राष्ट्रवाद वैदिक युग से शुरू होता है। भारत का राष्ट्रवाद वैदिक युग से शुरू होता है। जो लोग हड़प्पा से वैदिक युग को, हमारी पुरानी परंपरा को की उपेक्षा करते हैं वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, आप एक जो लोग चीन में क्या जो सुपारी लेके चल रहा है आप उसका साथ देंगे, वो क्या राष्ट्रवाद की बात करेंगे? दूसरा बिल्कुल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ से गाइड होती थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से गाइड होती है, ये समाजवादी पार्टी के ये समाजवादी पार्टी के हिसाब दूंगा। याकूब मेमन के लिए कौन चर्चा का दायरा, एक मिनट राकेश सिन्हा, आमिर हैदर जैदी, चर्चा का दायरा थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊंगा। और यहाँ पर ये जो चर्चा है, एक मिनट रुकिएगा जी, रुकिए, मुझे ब्रेक लेना है, एक मिनट रुकिए, चर्चा एक मिनट, जिसने ये जैदी साहब उसका साथ, मुझे ब्रेक लेना है जी। और चर्चा का दायरा मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। चर्चा में अभी बात ये भी आई कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो एक समुदाय विशेष को लेकर या कॉम्बिनेशंस बनाकर MY फैक्टर, अजगर मजगर, अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉम्बिनेशन समीकरण बिठाकर जो वोट मांगते थे, अब उस राजनीति के भी दिन लद गए हैं क्या? ब्रेक के बाद चर्चा जारी। तो अब सेक्युलरवाद का हवाला देकर क्या राजनीति चल पाएगी? एक रणनीति के तहत क्या ये काम हो पाएगा या ये काठ की हांडी हो गई है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन, राकेश सिन्हा, आमिर हैदर जैदी, पवन खेड़ा और अबू आसिम आजमी लगातार जुड़े हुए हैं। अबू आसिम आजमी, मुझे ये बताइए, बहुत सी पार्टियां, और आपसे सवाल है ये सीधा, क्योंकि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को भुना भुना कर लगातार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करती रहती है, और आपका एक बयान भी सुनवाना चाहूंगा, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया। एक बयान भी सुन लीजिए किस तरह से आप अपना वोट साधने की कोशिश करते हैं। अबू आसिम आजमी का ये बयान सुनिए। भाई वंदे मातरम जो पढ़े ना, शहनवाज हुसैन पढ़ रहा है, और वो जो है अब्बास नकवी पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत लोग पढ़ रहे हैं। तो सच्चा मुसलमान होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा, तो कभी वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये हमारे मजहब में इसको शिर्क समझते हैं, और सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो भगवान के साथ किसी को शरीक करना है। अबू आसिम आजमी, मजहब की सियासी दुकानदारी है ये? जी हाँ, जी हाँ, ये मजहब की सियासी दुकानदारी है। मैं शहनवाज भाई से पूछना चाहता हूं, मैं शहनवाज भाई से पूछना चाहता हूं, मेरे इस स्टेटमेंट पे उनका क्या एक्शन है? खाली मुझे बता दें कि क्या मुसलमान किसी और की पूजा कर सकता है? मुझे बता दें शहनवाज भाई, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। नहीं कर सकता है, और मैं आज भी कह रहा हूँ कर सकता है। अपने मादरे वतन से, भारत माता से मोहब्बत करना गुनाह है क्या? शाहनवाज हुसैन और अबू आसिम आजमी को मतलब आप डायरेक्ट बात करिए शहनवाज भाई, डायरेक्ट अवॉइड मत करो। नहीं, शहनवाज भाई वंदे मातरम करता हूँ, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ। वंदे मातरम सब कर रहे हैं, पार्लियामेंट के आप मेंबर रहे हैं, वहाँ भी वंदे मातरम, वहाँ भी वंदे मातरम होता है। मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट की सदस्यता छोड़ दी, मेरी बात सुनिए, वहाँ भी वंदे मातरम होता है कि नहीं? मेरी बात सुनिए, आप खड़े होते हैं कि नहीं सम्मान में? सुनिए, क्या ये कहना कि मोहतरम को मोहतरम कहना अपने मुल्क हमें नहीं आता? बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। चलो चलते हैं, मिलकर सरहदों पर ध्यान देते हैं। ये मैं कह रहा हूँ,
चलो चलते हैं मिलकर सरहदों पर जान देते हैं। मैं तैयार हूं। सरहदों पर जान क्या देंगे जब वंदे मातरम भी कहने में एतराज है, मातृ वतन जिंदाबाद कहने में एतराज है, भारत माता की जय कहने में एतराज है। क्यों एतराज है? मैं कहना चाहता हूँ मुझे सवाल जवाब आप इबादत मत कीजिए, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत कीजिए। वतन से मोहब्बत आधार ईमान का दर्जा रखता है। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे डायरेक्ट। बताइए मुझे आप दीजिए, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। पढ़ सकता है क्या मुसलमान वंदे मातरम पढ़ सकता है? दूसरी और की इबादत कर सकता है? क्या ये शिर्क नहीं है? किसी की इबादत नहीं है। माँ ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। पे जाइए, ये मुल्क से मोहब्बत है। वंदे मातरम कहने में आपको एतराज है? नहीं है, मैं तो नहीं है आपत्ति। मैं तो ये कहता हूँ अबू आसिम साहब जैसे नेता या ओवैसी जैसे नेता बीजेपी को ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। इनके बड़े नेता जाते हैं राष्ट्रपति के पक्ष में वोट डालते हैं। नहीं, वोट बैंक अपना उस पर कब्जा जमाए रखने के लिए बिल्कुल क्या इस तरह के बयान दिए जाते हैं? सीधा सवाल। बिल्कुल, ये सिर्फ मुसलमान को बांटने की राजनीति करने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान के अंदर दीवार पैदा करने का काम करते हैं। इन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं। अगर इन्होंने ये मुसलमानों के इतने तो मुझे बताए उत्तर प्रदेश अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन वही है। कल्याण हो गया, बहुत हो गए, हिंदुस्तान से ठंडी हवा का एहसास हुआ। सिर्फ आरएसएस वतन से मोहब्बत मुहैया कराने के लिए कुछ चेहरे बना दिए गए हैं जिन्हें आरएसएस ही खुद के नजरिए ऊपर लेके आते हैं। बाकी और वतन से मोहब्बत में क्या दिक्कत है? और कुछ नहीं। वरना ये बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर की हुकूमत के दौरान दुनिया उसे बुलाएंगे। मलियाना और हाशमपुरा के दंगों के जो मकतूल थे उनके ऊपर सजा या केस चला। इनके दौर में छुटे हाशमपुरा। तो ये राजनीति, ये कोरी राजनीति है। राजनीति के चलते इस तरह से बयान दिए जाते हैं। मुझे मालूम है चाटुकार हो, सियासत के चाटुकार हैं आप लोग। हम चाटुकार नहीं, हमारी सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। मैं पूछना चाहता हूँ शहनवाज भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बराबर है कि आज मेरा सवाल हिंदुस्तान के अंदर कोई सेकुलर है महाराष्ट्र में वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, बाकी सब। पवन खेड़ा, मेरा सवाल बड़ा सरल है। अभी जो बात आमिर हैदर जैदी के नाम से भी निकली, एक मिनट शहनवाज भाई, एक मिनट, सवाल अहम है। सवाल ये कि गरीबों की, जो पिछड़े हुए हैं, उत्पीड़ित समाज है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदुओं में गरीब नहीं होते, प्रताड़ित लोग नहीं है, दलित नहीं है, शोषित नहीं है? ये धर्म का तकाजा, ये धर्म का आडंबर, ये धर्म की चादर क्यों ओढ़ ली जाती है? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है क्या? आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स में भी ये बात आई है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ क्योंकि कांग्रेस प्रो अकलियत होती ज्यादा दिखी थी, मुसलमानों के प्रति ज्यादा सॉफ्ट दिखी, जिसका आपको चुनाव में नुकसान हुआ। कड़वी बात पूछ रहा हूं आपसे। संदीप जी, पहली बात तो ये कि ये जो आंतरिक रिपोर्ट का बार बार लोग हवाला देते हैं, ऐसी कोई आंतरिक रिपोर्ट जिसमें ऐसी कोई बात लिखी है गलत है, ये नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। गरीब किसी भी तबके का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, और कांग्रेस ने सदैव, जैसे लोन वेवर था मराठवाड़ा के लिए, जो किसानों के लिए था, पूरे देश के किसानों के लिए था, क्या वो मुसलमानों के लिए था? सिर्फ मुसलमानों को ही उसमें लाभ हो रहा था? ऐसा नहीं है। कांग्रेस राइट टू मनमोहन सिंह का बयान मैंने शुरू में भी जिक्र किया। राइट टू मनमोहन सिंह ने कहा ना प्रधानमंत्री बनते ही, देखिए मनमोहन सिंह जी ने वो बयान किस संदर्भ में कहा? जी नहीं, गलत कहा। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ना केवल मुसलमानों, उन्होंने सबके लिए कहा। उन्होंने कहा अकलियतों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो दबे कुचले उनके लिए। ये मैं बात आपसे बताना चाह रहा हूं। नहीं, मेरी बात बीच में मत बोलिए। मेरे को पहले बोलने दीजिए। अभी शाहनवाज जी कह रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसी कोई टिप्पणी करी? मैं अभी याद दिला दूं, हम 5 हमारे 25, ये किसकी टिप्पणी थी शाहनवाज जी? ये आपके प्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी की थी। और तारीख और स्थान भी बता दूंगा अगर आप पूछेंगे तो। क्या? अच्छा जी, 22 सितंबर, मैं बता देता हूं तारीख, 22 सितंबर, मैं बता रहा हूं, बेचारजी गांव,
22 सितंबर बेचार जी का 2002 गूगल करिए। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे पास रिकॉर्डेड भाषण है उनका, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी का हम 5 हमारे 25, ये आप ही के नेता ने बोला था। आपके ही नेता ने बोला हम 5 हमारे 25। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभी नहीं देंगे आप जवाब, पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, बच्चे पैदा करने के कारखाने, ये सब उन्हीं की जुबान है। अरे रुकिए साहब, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मेरे बड़े भाई हैं आप, गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। फिर आप कहते हैं कि मजहब की राजनीति के वक्त लग गए, जाति और ये इक्वेशन बनाने के। अमित शाह जी के एजेंट जो मीडिया में प्लांट कराते फिरते हैं कि अरे साहब अमित शाह ने नॉन यादव, नॉन मुस्लिम, नॉन जाटव लोगों को जोड़ के सोशल इंजीनियरिंग कर दी। तो अमित शाह कर दें तो सोशल इंजीनियरिंग, और कोई करे तो जाति की राजनीति। ये कहां के दो पैमाने हैं जी? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? अमित शाह क्या सुरखाब के पर लगे हैं उन पे? जब वो कर दे तो इंजीनियरिंग हो गई, बाकी कोई कर दे तो लगे हैं सुरखाब के पर। नहीं, शाहनवाज हुसैन, पलटकर सवाल आपसे भी, अगर धर्मनिरपेक्षवाद के, सेकुलरवाद के दिन लग गए तो क्या सांप्रदायिक राजनीति के दिन आ गए? कि सारा आंकड़ा, सारा खेल, राजनीति इज अ गेम ऑफ नंबर्स, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल। राजनीति कौन करती थी? बहुतायत के नाम पर देश को कौन बांटती थी? कांग्रेस ने आज तक संप्रदाय को बांटा। जनता हिंदुस्तानी से देखते हैं, आरएसएस, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में रहा और ओवैसी साहब, ये चार मेरी बात में क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो नहीं बोला आपकी बात में, मुझे तो जवाब देने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी, मत करिए, मुझे भी बोलने दीजिए। फिर तो यही हो गया। शाहनवाज हुसैन बोलिए। अच्छा चलिए आप ही बोलिए। नहीं, शाहनवाज हुसैन आप बोलिए। नहीं, ये पवन खेरा साहब। नहीं, मैं एक माफ कीजिएगा, अब वो नीतीश कुमार जी को आप लोगों ने इशरत के पापा बोला था, अब क्या बोलेंगे उनको इशरत के पापा? चाचा हैं। अगर आप इस तरह से डिबेट थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है ना पवन जी। बोलिए शाहनवाज हुसैन, बोलिए, आप बोलिए ना से जी। मैं कह रहा हूं कि हमने राजनीति को धर्म के नाम पर नहीं बांटा है। हम हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी देखते हैं। आपने अक़लियत अक्सरियत किया, आपने अल्पसंख्यक बहुसंख्यक किया, आपने हिंदुस्तान में 37,000 दंगे कराए। भागलपुर दंगा कांग्रेस के राज में हुआ, मलियाना हुआ, मेरठ हुआ। आपने कहा बड़ा पैर घिरता है तो धरती हिलती है, और आप कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक हैं। हमने संप्रदाय के नाम पर कभी नहीं बांटा। जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करेगा, इसको मादरे वतन मानेगा, उसको हम अपनी छाती से लगाने को तैयार हैं, अपने पलकों पर बैठाने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी काम करते हैं बराबर की निगाह से करते हैं। क्या बात करते हैं? सवाल नहीं किया सवाल है, ये क्या भाषण? मेरा सवाल राकेश सिन्हा से है, के बीच किसका राज? क्या सेकुलरवाद के दिन अगर लद गए तो क्या बहुतायत के दिन आ गए कि शेयर नंबर्स है? राजनीति का खेल आंकड़ों का खेल है जो बहुतायत में है। ये विविधता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहां अलग अलग पंथ, समाज, जात, धर्म के लोग हैं, सबको एक साथ लेकर चलना होगा। इस देश की प्रकृति में विविधता है, विविधता को मिटाकर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या मिटने का खतरा है? मेरी बात सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी भारत का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें विविधता को स्थान मिलता है, विविधता की रक्षा होती है। आप विविधता को एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन विविधता को समाप्त करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं पवन खेरा जी को और वामपंथी साथी को। केरल के जब मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे चंडी साहब, नाम सुना होगा, वह 2013 5 सितंबर को जेल में पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट का नेता मदानी, वो नेता पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट का था, लेकिन बेंगलोर के सीरियल ब्लास्ट का एक्यूज जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हुए, उससे मिलने गए। 2006 में केरल विधानसभा में जिसमें भारतीय जनता पार्टी का तब कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वामपंथी और कांग्रेसियों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया कि कर्नल राजपुरोहित से मिलने कौन गए थे? देखिए मैंने नहीं टोका था, आप जवाब दे दीजिए। आपको जितना आरोप लगा, मैं तो नीलकंठ हूँ, मैं आपके सब इसको पी जाऊंगा। संघ नीलकंठ है, संघ नीलकंठ है। आप आरोप लगाते जाइए, हम पूरे भारतवर्ष में फैलते जा रहे हैं। भारत और आरएसएस पर्यायवाची बनने जा रहा है, आने वाले दिनों में देखिएगा। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि संघ और भारत
एक होगा, मोहन जी संघ और भागवत समाज के एक क्या होगा। संबंध है हमारी कर्नल यात्रा तो पुरोहित वह से? है, हमारी यात्रा सत्ता की यात्रा नहीं है, हमारी यात्रा मोहन जी समाज की यात्रा भागवत के है, और हमारी संघ यात्रा के सभ्यता क्या की यात्रा संबंध है, है? हमारी यात्रा संस्कृति संबंध की यात्रा बताइए है। कर्नल आप पुरोहित 5 से। वर्षों के दायरे में जीते पवन जी। अरे ये वही कर्नल पुरोहित हैं जिन्होंने ISI के दायरे में फंडिंग जीते हैं। तक की बात यही की संघ और RSS को। कांग्रेस में आप अंतर क्या है। बात कर रहे हैं? यही संघ और वामपंथ में अंतर आपकी है। असलियत- इसलिए संघ आपकी फैलता जा रहा है, असलियत बाकी कर्नल लोग पुरोहित ने खोल दी। कर्नल पुरोहित ने तो बता दिया था। कर्नल पुरोहित का स्टेटमेंट पढ़िए। चला जा रहा है। NIA हम तक ने उसको सांप्रदायिक सही हैं, मान लिया हम है। फासिस्ट हैं, हम उन्होंने ब्रिटिश एजेंट खुलकर हैं। बोला भारत की कि जनता हमें RSS स्वीकार को कर रही ISI है, से फंडिंग आरोप आती है। लगाने वाले को हाशिए पर डाल रही है। कर्नल पुरोहित ने RSS बोला चुनाव है नहीं लड़ता है कि RSS RSS लोगों को का ISI वोट की मांगने नहीं फंडिंग जाता है। है। अरे RSS छोड़िए, सेवा आप भारती के नाम पाखंड पर, करते हैं बनवासी RSS कल्याण आश्रम के नाम पर, धर्म के नाम पे RSS पाखंड करते इन हैं। संस्था कुष्ठ रोगियों के लिए हम काम हैं करता है और आप इसको हिंदू समझने धर्म के की बहुत बड़े कोशिश दुश्मन है कीजिए। जिस दिन आप संघ को समझ जाएंगे, RSS हिंदू धर्म मोहन का भागवत दुश्मन की है। तहसील को समझ जाएंगे, RSS से संघ हिंदू का धर्म विरोध को खतरा समर्थन है, करना देश तो को शाखा में खतरा है। आइए। तो क्या अरे भारतीय छोड़िए, राजनीति मोहन जी बदल रही है? भागवत के ये बारे में बड़ा मत सवाल। बताइए। छोटा छोटा कमेंट लूंगा ब्रेक के बाद। चर्चा कर रहे हैं क्या देश की राजनीति बदल रही है? क्या सेक्युलरवाद के दिन लद गए? शाहनवाज हुसैन, राजनीति बदल गई है क्या? एक लाइन में जवाब। देखिए, सेकुलरिज्म की जो दुकानें थी अब वो बंद हो गई हैं। कोई भी सेकुलरिज्म की दुकान से कुछ खरीदने को तैयार नहीं है। ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है, ये समाज को बांटने वाला है। जी, पवन खेड़ा। सबका साथ और सबका विकास, इस मुद्दे पर देश चलेगा और देश आगे देखिए, बढ़ेगा। माफ कीजिएगा संदीप जी, मेरे को जो दिख रहा है होता हुआ वो बहुत खतरनाक है। सेकुलरिज्म की दुकान, व्यापार, ये सब अलग बात है। काउंटर कम्युनलिज्म का एक नई राजनीति शुरू हो रही है। जो ओवैसी जी और उस तरह के जो जबान बात करते हैं, जिस तरह की बातें हो रही, ये काउंटर कम्युनलिज्म क्यों हो रहा है मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। नहीं, टाइम नहीं है, 10 सेकंड हो गए। अबू आसिम आजमी, राजनीति बदल रही है क्या? और आप पर आरोप है, बता दिया, आप पर भी आरोप है पवन खेड़ा का। बिल्कुल आजकल राजनीति जो है बिल्कुल वसूल से खत्म हो चुकी है। डॉक्टर राम मनोहरिया का नाम लेने वाले नीतीश कुमार जी, अगर आज आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो उनकी आत्मा आज खून की आंसू रोती होगी। मैं एक मिनट कहना चाहता हूं, बिहार के लोगों के पीठ में छुरा भोंका है नीतीश कुमार जी ने, और वहां के गवर्नर ने बीजेपी के एक वर्कर की तरह काम करके आज कांग्रेस 207 सीटों को छोड़कर 71 को बुलाया है। इलेक्शन के अंदर उनका डीएनए पूछा गया था, उन्होंने 20 महीने लगा दिए अपना डीएनए बताने में, लेकिन उन्होंने जो बताया नाग पंचमी के दिन बताया, अच्छा किया कि उनका डीएनए क्या। राकेश सिन्हा, राजनीति बदल गई। देखिए, मैं इतना कहूं, छद्म सेकुलरवाद समाप्त हो रहा है और जो भारत की वास्तव में पंथ निरपेक्ष राजनीति है वो नीचे से उभर रही है। जनता उन लोगों को अस्वीकृत कर रही है जो सेकुलरवाद के नाम पर समुदाय को वोट बैंक बनाते रहे। तो क्या राजनीति बदल रही है? और ये जो चर्निंग हो रही है, जो मंथन हो रहा है, इसमें से अभी विष निकल रहा है, क्या अमृत भी निकलेगा? इस पर हम लगातार नजर भी बनाए रखेंगे और चर्चा भी करेंगे। सभी मेहमानों का शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद नेशनल न्यूज सेंटर।